नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि हेमा मालिनी जी के वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पढ़ रही हूँ हेमा मालिनी एक अनकही कहानी, जो कि है हेमा मालिनी जी की बायोग्राफी, जिसे लिखा है जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार भावना सोमाया जी से। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हेमा मालिनी जी ने फिल्मी दुनिया में किस तरह से कदम रखा, उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या उनकी जर्नी बहुत ही आसान थी। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेमा की माँ से मिलने वाले लोग संगीत और कला के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते थे। वे लोग हेमा के अभिभूत कर देने वाले सौंदर्य और उनके प्रतिभा के कायल थे। हेमा याद करती हैं, मुझे कभी सीधे सीधे इस बारे में नहीं बताया गया, लेकिन कभी कभी अम्मा का कोई मित्र मेरी प्रशंसा करता सुनाई पड़ जाता। ऐसे में अम्मा तुरंत विषयांतर कर देती। वह नहीं चाहती थी कि यह सब सुनकर मेरा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाए। इन सारे वर्षों के दौरान कभी भी उन्होंने खुले तौर पर मेरी प्रशंसा नहीं की। जब मैं उनसे इस बारे में पूछती, तब भी वे कुछ कहने के लिए तैयार नहीं होती थी। अधिक से अधिक वे कहती, तुम ठीक ठाक कर लेती हो। लेकिन अम्मा इतनी सी बात ही इतने भरोसे के साथ कहती कि इससे तुरंत अपने ऊपर मेरा भरोसा बढ़ जाता। हेमा घुंघरू बांधते हुए शाम की अपनी नृत्य कला के लिए तैयार हो रही थी, जब उन्होंने देखा कि कमरे के बाहर उनकी माँ उनके नृत्य शिक्षक से बातचीत कर रही हैं। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उनकी राहें जुदा हो गई। छोटी हेमा के लिए यह एक संकेत था कि उसकी माँ ने एक बार फिर उसके शिक्षक को हटा दिया है। उत्कृष्ट शिक्षक की तलाश में जया हर 6 महीने में हेमा का शिक्षक बदल देती थी। अन्य नर्तकों या नृत्यांगनाओं के उलट, जो पूरे जीवन किसी एक गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करते हैं, हेमा को अपने लंबे और विस्तृत करियर में कई शिक्षकों से सीखने का अवसर मिला। शुरुआत में हेमा को एक सामान्य कक्षा में डाला गया था, जहां वह कई अन्य बच्चों के साथ नृत्य सीखती थी। हेमा याद करती हैं, वे काफ़ी मस्ती भरे दिन थे। जब भी हम किसी स्टेप को भूल जाते थे तो किसी दूसरे के पीछे छिप जाते थे, ताकि गुरुजी हमें ना देख सकें। 1 साल बाद हेमा की माँ उनको लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी के पास पहुंची, जो कला क्षेत्र की छात्रा थी और अपने काम में निपुण थी, लेकिन वह काफ़ी कड़ाई से पेश आती थी। हेमा याद करती हैं, उन्होंने मुझ में कला क्षेत्र शैली में भरतनाट्यम की मजबूत नींव रखी। यह प्राइवेट ट्यूशन का मेरा पहला मौका था और उनकी निगाहों से बचकर मैं कोई गलती नहीं कर सकती थी। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके साथ सीखते हुए मैं काफ़ी आगे बढ़ती, लेकिन वह मेरे साथ इतनी सख्ती से पेश आती कि मैं खुद को सहज अनुभव नहीं कर पाती। हेमा के अगले शिक्षक थे दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम के सिक्किल रामास्वामी पिल्लई। हेमा कहती हैं, वे बुजुर्ग थे, वो काफ़ी दया भावना वाले भी थे। एक मायने में वह मेरे पहले गुरु थे। उस समय थोड़े थोड़े वक्त के लिए हेमा ने थिरुवल्लपुथुर स्वामीनाथ पिल्लई, माइलापुर गौरी अम्मल और अरुणाचलम पिल्लई से भी प्रशिक्षण लिया। विडंबना यह थी कि इन सभी शिक्षकों ने बेहतरीन तरीके से उन्हें प्रशिक्षित करने का प्रयास तो किया, लेकिन जया के ऊंचे मानकों पर खड़े नहीं उतर सके। बाद के वर्षों में हेमा ने गुरु वेम्पट्टी चिन्ना सत्यम से कुचिपुड़ी और गुरु नतनम गोपाल से मोहिनी अट्टम सीखा। शिक्षकों के लगातार बदले जाने की वजह से हेमा परेशान हो गई। हर बार एक नए शिक्षक के तौर तरीके और मिजाज के साथ तालमेल बिठाना हेमा के लिए दिक्कत की वजह बन जाता था। ऐसा नहीं था कि जया को हेमा की यह समस्या समझ नहीं आती थी, लेकिन जया ने अपनी बिटिया के लिए जो ऊंचा ख्वाब देख रखा था, उसे हासिल करने की राह में ऐसी बाधाएं तो आनी ही थी। परिवार को जया के विवेक पर पूरा भरोसा था और सबने उनका पूरा साथ भी दिया। जया ने हेमा के मन में प्राचीन परंपराओं और उसकी मिथकीय व सामाजिक जड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव जगाया। मूल रूप से भरतनाट्यम मंदिरों में किया जाता था और रुक्मणी देवी अरुंडेल कला क्षेत्र में संस्थापक के अथक प्रयासों से 1930 के दशक के बाद के वर्षों में इसे अंततः एक परफॉर्मिंग आर्ट का दर्जा हासिल हुआ। जया ने नाट्य शास्त्र का गहन अध्ययन किया था और इस बात पर काफ़ी काम किया कि अपने नृत्य में हेमा नाट्य एवं अभिनय दोनों की बेहतरीन अभिव्यक्ति कर सके। कालांतर में जया ने अपने पति को इस बात के लिए मना लिया कि उन्होंने अपनी बेटिया में प्रतिभा की जो झलक देखी है, उसे तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब परिवार दिल्ली छोड़कर मद्रास में बस जाए। यह निर्णय इतना आसान भी नहीं था।
इसके लिए चक्रवर्ती को ECIC में कहकर अपना ट्रांसफ़र तो कराना ही पड़ता, और चूंकि उनके दोनों बेटे पढ़ाई कर रहे थे, ऐसे में उनकी पढ़ाई में भी व्यवधान पड़ता। कन्नन दिल्ली के हंसराज कॉलेज से विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे, जबकि उनसे छोटे जगन्नाथ मद्रासी हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे। काफ़ी मंथन के बाद चक्रवर्ती ने एक कड़ा फैसला लिया। परिवार मद्रास जाएगा। पहले केवल पत्नी और बिटिया के साथ, उनके 2 बेटे अपनी नानी के साथ दिल्ली में ही रह गए। वर्ष 1962 की गर्मियों में चक्रवर्ती परिवार मय समान के मद्रास चला गया। हेमा को नए स्कूल में दाखिल कराया गया, जिसका नाम था रोसरी मैट्रिकुलेशन। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे नृत्य प्रदर्शन के लिए हेमा की यात्राएं बढ़ी, उनके लिए अपनी पढ़ाई और नृत्य के बीच तालमेल बिठाना कठिन हो गया। ऐसे में चक्रवर्ती ने हेमा का दाखिला आंध्र मैट्रिकुलेशन में करा दिया, जो आज के पत्राचार कोर्स के बराबर माना जाता है। मद्रास में भी हेमा के लिए कुशल शिक्षक की तलाश जारी रही। जय ने कई शिक्षकों से संपर्क किया, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। महज कुछ लोग ही उनकी उम्मीदों पर खरे उतर सके। हेमा अपने भीतर नृत्य का मजबूत आधार रखने में 3 गुरुओं का योगदान मानती हैं। गुरु किटप्पा पिल्ली, जिनसे उन्होंने भरतनाट्यम सीखा, गुरु वेमपट्टी चिन्ना सत्यम, जिनसे उन्होंने कुचिपुड़ी सीखा, और गुरु नाथनम गोपाल कृष्णन, जिनसे उन्होंने मोहिनी अट्टम सीखा। गुरु किटप्पा पिल्लई से उनकी मुलाकात वैजयंती माला के एक नृत्य प्रस्तुति के दौरान हुई थी। परिवार वैजयंती माला के विशुद्ध शास्त्रीय नृत्य से काफ़ी प्रभावित हुआ और गुरु से मुलाकात की इच्छा जाहिर की। हेमा बताती हैं, वह हमारे लिए बहुत खास दिन था जब गुरु किटप्पा पिल्लई हमारे घर आए और मुझे शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। उनका व्यवहार मित्रवत था और उनसे नृत्य सीखने में मुझे काफ़ी आनंद आया। इस तरह हेमा के जीवन में एक एक दौर की शुरुआत हुई, जब उन्होंने भरतनाट्यम का गूढ़ और सहज रूप सीखना आरंभ किया, और पिछले कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब जया को हेमा का शिक्षक बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आखिरकार एक संपूर्ण गुरु की उनकी तलाश पूरी हुई। उसके बाद किटप्पा पिल्लई जब तक जीवित रहे, हेमा को नृत्य का प्रशिक्षण देते रहे। मज़ेदार बात यह है कि फिल्मों की निर्माता हेमा से तब से ही संपर्क साधने लगे थे जब वह महज 14 साल की थी। फिल्में बनाने वाले आमतौर पर रंगमंच के कलाकारों को चुन लेते हैं और उन्हें फिल्मों में मौका देते हैं। चूँकि हेमा एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी, ऐसे में अक्सर फिल्म जगत से जुड़े लोगों की ओर से प्रस्ताव आते रहते थे। तमिल फिल्म में डांस आइटम करने का पहला प्रस्ताव उन्हें निर्माता वेल्लू मणि ने दिया। उसके बाद एक तेलुगु फिल्म में डांस आइटम करने का प्रस्ताव आया। हेमा बताती है, तब हम छोटे थे तो सिनेमा हॉल में जाने का कोई खास मौका नहीं मिला। मेरे माता पिता भी सिनेमा नहीं जाते थे, लेकिन AIFSC हॉल इसका अपवाद था। यह कनॉट प्लेस में हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर था। वह एक सुंदर थिएटर था जिसमें बाल फिल्में दिखाई जाती थी। रविवार की सुबह अप्पा हमें वहां लेकर जाते थे। फिल्म के बाद अक्सर हम पास के उडुपी रेस्तोरों में लंच करते थे। खाना तो कमोबेश वैसा ही होता था जैसा हम घर में खाते थे, लेकिन उसे पेश करने का तरीका खास होता था। यही बात हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी। यही नहीं, केवल यही एकमात्र अवसर होता था जब मुझे और मेरे भाइयों को कॉफ़ी की जगह कोक पीने का अवसर मिलता था। हेमा बताती है, AIFACS के अलावा एक जगह याद आती है, वह है रीगल सिनेमा। वह भी कनॉट प्लेस में था। वहाँ देखी जो पहली फिल्म जो मुझे याद आती है वह थी वैजयंती माला की नागिन। मुझे वह फिल्म देखने में काफ़ी मज़ा आया क्योंकि उसमें बेहतरीन नृत्य संगीत था। कुछ सालों बाद जब मैं स्कूल से लौट रही थी, मैंने रीगल के बाहर हरियाली और रास्ता का पोस्टर लगा देखा। मैंने अम्मा से गुजारिश की कि वे मुझे यह फिल्म दिखाएं, लेकिन वे तैयार नहीं हुई। जब मैंने काफ़ी मिन्नतें की तो उन्होंने मुझे भाई के साथ फिल्म देखने के लिए भेज दिया। मुझे उसकी कहानी ज़्यादा समझ में नहीं आई। मुझे उस फिल्म में जो याद है वह है उसकी हरदम रोती रहने वाली गायिका, जिसकी वजह से वहां बैठे सारे दर्शक काफ़ी दुखी हो गए थे। उसके बाद मैं तब तक सिनेमा हॉल नहीं गई जब तक मैं फिल्मों में खुद नहीं आ गई। फिल्म परिवार में जिस मनोरंजन को बढ़ावा दिया जाता था वे थे संगीत और नृत्य के कार्यक्रम। जया चाहती थी उनकी बेटी नृत्यांगना बने। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी बेटी कभी फिल्मों में करियर बनाएगी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। कन्नन और जगन अब तक अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे और अपने परिवार के पास मद्रास आ गए थे। जगन कानून की पढ़ाई कर रहे थे जबकि कन्नन कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे थे। दोनों भाई अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अपनी छोटी बहन की जिंदगी में आ रहे बदलावों से पूरी तरह से जुड़े हुए थे।
एक दिन एक तमिल फिल्म निर्देशक चक्रवर्ती निवास पर आया। साथ लाया हेमा को नायिका के तौर पर पेश करने का प्रस्ताव। चक्रवर्ती उस प्रस्ताव से आकर्षित नहीं हुए, वो सीधे सीधे उसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि जया ने सलाह दी कि संभावनाओं पर विचार करने में कोई हर्ज नहीं है। जया को फिल्मी दुनिया के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके कई मित्र इससे समृद्ध थे। जया ने उन लोगों से इस बारे में राय ली। उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और बताया कि वह व्यक्ति तमिल फिल्मों का बड़ा नाम है। चक्रवर्ती ने अपनी पत्नी के सुझाव को अस्वीकार करने का प्रयास किया, लेकिन जया ने आश्वस्त किया कि प्रस्ताव से पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अपने पहले फिल्मी ऑफर के बारे में याद करते हुए हेमा बताती हैं, अप्पा मेरे फिल्मों में काम करने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन अम्मा को अपनी बात मनवाने के तरीके पता थे। और अगर सच कहूँ तो फिल्मों में काम करने की इच्छा मेरी भी नहीं थी, लेकिन अम्मा ने भरोसा दिया कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो फिर पहली फिल्म पूरी करने के बाद तुम काम ना करना। मैं छोटी थी, फिर भी अम्मा ने मेरी पसंद की आज़ादी का सम्मान किया। मेरे लिए यह एक बड़ी सांत्वना थी। तो दोस्तों, यहीं पर हम लगाते हैं इस वीडियो को विराम। आगे की कहानी हम जानेंगे अगले वीडियो में। देखिए, पहला प्रस्ताव तो आ गया है फिल्म का, तमिल फिल्म का। अब आगे देखेंगे कि तमिल फिल्मों से हिंदी फिल्मों का सफ़र किस तरह से शुरू हुआ और हेमा मालिनी कैसे बन गई ड्रीम गर्ल। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएंगे दोस्तों दिनों दिन वीडियो। तो आशा करती हूँ आप लोग इन वीडियोज़ को भरपूर प्यार देंगे। फिर मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।